So good evening and welcome back to the another session of basic computer skills. Basic computer skills के पिछले सेशन में हमने थर्ड यूनिट विच इज द इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब ब्राउजर से स्टार्ट किया था और इसका आज पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है. So let me present to the another slide. Hmm. तो सेकेंड पार्ट में जो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स की थर्ड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इसमें टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट किस तरीके से इवॉल्व हुआ, किस तरीके से इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई थी, इवॉल्व होता हुआ आज जो हम इंटरनेट देख रहे हैं वो किस तरीके से बना है. तो इसमें आप देख सकते हैं 1969 में ARPANET नाम की एक एजेंसी थी. ARPANET, ARPANET नाम का नेटवर्क था, सॉरी, एक नेटवर्क था. सबसे पहला नेटवर्क इसको बोला जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक प्रोजेक्ट था जिसके अंडर इस नेटवर्क को डेवलप किया गया था ताकि एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और फाइल्स को ट्रांसफर किया जाए ताकि विदाउट एनी प्रॉब्लम हम कंप्यूटर मशीन्स का यूज़ करके ट्रेडिशनल मेथड से हटके नए मेथड्स का यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकें. इसी में सबसे पहला नेट आया ARPANET. ARPANET की फुल फॉर्म कल हमने डिस्कस करी थी. अगर आपको फुल फॉर्म ARPANET की याद है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए ARPANET की फुल फॉर्म क्या है. कल इस बारे में थोड़ा डिस्कशन हुआ था और मैंने आपको बताई थी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट. यस, एग्जैक्टली. ARPANET की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. यस, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का प्रोजेक्ट था और 1969 में पहली बार इंटरनेट को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था. देन नेक्स्ट केम TCP/IP प्रोटोकॉल. जब नेटवर्क का इंट्रोडक्शन हुआ तब ये ज़रूरत थी कि इंटरनेट अगर हम यूज़ करें, अगर हम एक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए जो ये गवर्न करें कि किस तरीके से डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ट्रांसमिट होगा और ट्रांसफ़र किया जाएगा. किस तरीके से कम्युनिकेशन गवर्न किया जाए, उसको लेकर के 1970s में TCP/IP प्रोटोकॉल्स को इंट्रोड्यूस किया गया. TCP की फुल फॉर्म है, यहाँ पे देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. एंड IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के स्टैंडर्ड बने और इस पूरे प्रोटोकॉल को 4 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर, सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड वन इज इंटरनेट लेयर एंड फोर्थ वन इज नेटवर्क एक्सेस लेयर. टॉप टू बॉटम ये लेयर्स काम करती हैं. आप अपना मैसेज या फिर जो भी आपको डेटा कम्युनिकेट करना होता है, आप उसको फेड करते हैं एप्लीकेशन लेयर में. एप्लीकेशन लेयर से वो ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर से वो इंटरनेट लेयर में जाता है, इंटरनेट लेयर से वो नेटवर्क लेयर में जाता है. नेटवर्क एक्सेस लेयर डेटा को कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के पास भेजती है. ये लेयर्स किस तरीके से काम करती हैं, किस लेयर्स में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से हार्डवेयर एसोसिएटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल के बारे में पढ़ें डिटेल में, वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा. यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है. तो TCP/IP प्रोटोकॉल बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड है. इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट 1990s के टाइम में वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब के इंट्रोडक्शन के बाद, जिसको टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट और इंट्रोड्यूस किया था, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के
इंट्रोड्यूस होने के बाद ये जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट था, ये कॉमन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। लोग अपने फ़ायदे के लिए इंटरनेट को यूज़ करने लगे और इसी में 1990s में आया डॉट कॉम बूम। जितने भी बड़े बिज़नेस वेंचर्स थे, जितनी बड़ी कंपनीज़ थी, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करके अपने अपने आप को ऑनलाइन एस्टेब्लिश किया और जो काम वो ऑफलाइन मोड में कर रहे थे, उस पूरे प्रोसेस को वो ऑनलाइन मोड में लेकर के आए, जिससे उनको काफ़ी हद तक प्रॉफ़िट मिला। इवेंचुअली अर्ली 2000s में एक वर्ड यूज़ होता है डॉट कॉम बबल बर्स्ट। डॉट कॉम इतना ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स यूज़ होने लगी फॉर बिज़नेस पर्पज़, फॉर कॉमन पर्पज़ कि इस एरा को, ये जो टाइम है, इस टाइम को डॉट कॉम बबल बर्स्ट के नाम से जाना जाता है। फिर इसी में आगे 2000s में ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। इस एरा में, इस पीरियड में मोबाइल फ़ोन्स का इंट्रोडक्शन हुआ। मोबाइल फ़ोन्स में 2G टेक्नोलॉजी और सीडीएमए जीएसएम टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद अब हर कोई अपने पास मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट के एडवांटेजेस आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। इंटरनेट को हम अपने बहुत ज़्यादा एडवांटेज के लिए किसी भी काम में इसको यूज़ कर सकते हैं। देन मिड 2000s में वेब 2.0 के इंट्रोडक्शन के साथ, वेब 2.0 इंट्रोडक्शन में क्या हुआ कि जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया और इन्हीं सब चीज़ों को वेब 2.0 के अंदर कैटेगराइज़ किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में आपको पता है, जैसे कि आप आज के टाइम में देख पाते हैं, लिंक्डइन है, ट्विटर है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब और रेडिट और इस तरह के कई सारे कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जिनका यूज़ करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर सकते हैं। वेब आया, वेब 2.0 आया, आज वेब 3.0 चल रहा है। वेब 3.0 में कई सारे सॉफ्टवेयर्स जो ट्रेडिशनली चलते थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, एडोब के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज आप उनको इंटरनेट पे वेब ब्राउज़र का यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हैं। 2000s में स्टार्ट हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। बेसिकली क्लाउड होता है इंटरनेट का यूज़ करके अगर आप सर्विसेज़ एक्सेस कर पा रहे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो कोई सर्विस है, कोई वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो स्टोरेज स्पेस है। अगर आप इस तरह की चीज़ों को इंटरनेट का यूज़ करके एक्सेस कर पा रहे हो जो आपके पास फिज़िकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसी और पर्सन के पास फिज़िकली अवेलेबल है और वो आपको इंटरनेट का यूज़ करके उसको एक्सेस करने की, यूज़ करने की परमिशन दे रहा है, दैट कम्स अंडर क्लाउड कंप्यूटिंग। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। आगे आने वाले टॉपिक्स में, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। Then in 2000s also came IoT and 5G. IoT, that is Internet of Things. इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सीधा सा एम ये है कि हम अपने डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव ओवन हो, हमारी स्मार्ट टीवी हो, हमारी स्मार्ट वॉच हो, जो भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको इंटरनेट से जोड़कर बहुत आराम से हम अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, उनके साथ में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो डेली लाइफ़ का जो हार्डवेयर है, उसमें इंटीग्रेट करके, एम्बेड करके माइक्रो कंट्रोलर्स को हम उन्हें कंट्रोल कर पा रहे हैं इंटरनेट से, दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। करंट ट्रेंड्स की बात करें अगर हम अपने इस 2020s वाले डेकेड को, 2020 का जो डेकेड है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, फॉग कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और इस तरह की कई सारी चीज़ें आज के टाइम में चल रही हैं, जिनको आप जब डिटेल में पढ़ें, तब आप इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं और कई अलग-अलग तरह के सब्जेक्ट्स हैं,
जिनकी एक्सपर्टीज़ लोग लेते हैं। आप कहीं पर भी यूट्यूब पर इंटरनेट का यूज़ करके आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, एज कंप्यूटिंग क्या होती है और हम अपने एडवांटेज के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज़ ने हमारी लाइफ़ को आसान बनाया है और क्या-क्या इन टेक्नोलॉजीज़ में चैलेंजेस हैं। तो दिस वाज़ अबाउट इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट कि इंटरनेट किस तरीके से इवॉल्व हुआ, कब 1969 में ARPANET जो सिर्फ़ कैपेबल था एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में एक छोटा-सा मैसेज ट्रांसफ़र कर पाने के से लेकर के आज 2020s के डेकेड में जहाँ पे हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को इंटरनेट का यूज़ करके आराम से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? बेसिकली वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिससे हम इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब पर जो इन्फॉर्मेशन है, उसको बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र एचटीएमएल में लिखे हुए कोड को इंटरप्रेट करता है और उसको डिस्प्ले करता है हमारे सामने। कई सारी वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र्स का यूज़ किया जाता है। कई सारे वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, जैसे कि 4 पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स के आप आइकन यहाँ पर देख पा रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो माइक्रोसॉफ्ट जो चलता था पहले, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही सक्सेसर है माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कई सारे एआई टूल्स के साथ में इंटीग्रेट करके दिया गया है, नया लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज सफारी जो एप्पल में यूज होता है। अनदर वन इज मोजिला फायरफॉक्स एंड मोस्टली यूज्ड गूगल क्रोम। सबसे ज्यादा गूगल क्रोम का यूज होता है। गूगल क्रोम ने मार्केट को काफी हद तक कैप्चर कर रखा है। उसके बाद हम देखते हैं वेब ब्राउजर के कुछ फीचर्स। क्या क्या फीचर्स होते हैं वेब ब्राउजर के जो इस टूल को इतना ज़्यादा यूज़फुल बनाता है। सबसे पहला फीचर है वेब ब्राउज़र का, दैट इज़ यूज़र इंटरफ़ेस। यूज़र इंटरफ़ेस का सीधा-सा मतलब होता है हमें अपनी स्क्रीन के सामने जो भी चीज़ें जिस तरीके से दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफ़ेस। जितने भी विज़ुअल एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू यूज़र कम्युनिकेट करता है, इंटरैक्ट करता है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर, दैट इज़ यूज़र इंटरफ़ेस। तो एक वेब ब्राउज़र के यूज़र इंटरफ़ेस में कई सारी चीज़ें होती हैं। वेब ब्राउज़र में आपको एक एड्रेस बार दिखाई देता है, जहाँ पे आपको कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करोगे, तो उसका यूआरएल पूरा दिखाई देगा। नेविगेशन बटन्स होते हैं, बुकमार्क्स होते हैं, सेटिंग्स होते हैं जिनमें आप सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अनदर वन इज़ ब्राउज़र इंजन। ब्राउज़र इंजन वेब ब्राउज़र का ही एक पार्ट होता है और उस ब्राउज़र इंजन का काम होता है कि जित जो भी यूआई है, उस यूआई को रेंडरिंग इंजन के साथ में कम्युनिकेट कराना। अब रेंडरिंग इंजन क्या है? रेंडरिंग इंजन के बारे में देखिए अगली इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। रेंडरिंग इंजन क्या करता है? इंटरप्रेट करता है एचटीएमएल और सीएसएस के कोड को। जो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उस पूरे एचटीएमएल और सीएसएस के कोड को रेंडर करता है रेंडरिंग इंजन। और ब्राउज़र इंजन का काम होता है आप जो भी क्लिक्स कर रहे हैं, आप जो भी इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसको रेंडरिंग इंजन के साथ में कंबाइन कर पाना, कम्युनिकेट करना। कई सारे ब्राउज़र्स अलग-अलग तरह के रेंडरिंग इंजन यूज़ करते हैं, जैसे गूगल क्रोम में ब्लिंक यूज़ होता है, फायरफॉक्स में गेको का यूज़ होता है और अलग-अलग तरह के वेब ब्राउज़र्स अलग-अलग रेंडरिंग इंजन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जावास्क्रिप्ट इंजन। कोई भी एचटीएमएल कोई भी जो एक वेब पेज आप देखते हैं, वेब पेज 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। किसी भी वेबसाइट में या किसी भी वेब पेज में एचटीएमएल का काम होता है वेबसाइट के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करना कि हमारी वेबसाइट में क्या-क्या चीजें होंगी। सीएसएस दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का काम होता है कि हम जो भी लेआउट एचटीएमएल का यूज करके बना रहे हैं उसको सुंदर बनाना, उसको डिजाइन करना। डिजाइनिंग के लिए कास्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी कि सीएसएस का यूज किया जाता है। एंड थर्ड वन इज जावास्क्रिप्ट।
जावास्क्रिप्ट का काम होता है अपनी जो वेबसाइट हमने बनाई है, वो वेबसाइट हमें जो दिख रही है, उसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए। फंक्शनैलिटी इन द सेंस, अगर आपने कई सारे वेबसाइट्स देखे होंगे, उसमें होते हैं कई सारे बटन्स। जैसे अगर आप अपनी आईडी लॉगिन करें फेसबुक पर, फेसबुक पे सभी ने देखा होगा, अगर आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, तो आप अपना पहले ईमेल आईडी डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद लॉगिन बटन होता है। उस लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके डिफाइन किया जाता है। जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है? हर एक वेब ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एक जावास्क्रिप्ट इंजन रखता है। जावास्क्रिप्ट इंजन कुछ नहीं है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर का काम होता है कि वेब पेज की जो भी जावास्क्रिप्ट है, उसको एग्जीक्यूट करे और उसको प्रोसेस करे। फिर उसके बाद नेटवर्किंग फीचर होता है वेब ब्राउज़र का। नेटवर्किंग फीचर क्या काम करता है? जितनी भी नेटवर्क की रिक्वेस्ट है, यानी कि जैसे कि आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, आप कोई मूवी, कोई फ़ाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर पे, जैसा कि आपको मैंने कल बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। फर्स्ट सेशन में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में आपको मैंने बताया था। उस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, हम जो इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, हम लोगों को क्लाइंट कहा जाएगा क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन हमें जो ला कर के देगा, वो एक सर्वर होगा, जो इन्फॉर्मेशन हमें सर्व करेगा, वो सर्वर होगा। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करना, रिक्वेस्ट को फुलफिल कराना, ये सारा कुछ नेटवर्किंग के अंडर आता है। अनदर वन इज़ यूआई बैकएंड। हमारी स्क्रीन पर हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दैट कम्स अंडर फ्रंट एंड। वो हमारे फ्रंट में है, वो हमें फ्रंट में जो कुछ भी है वो दिखाई देता है। बैकएंड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई फॉर्म फिल किया, किसी भी सरकारी वैकेंसी आई, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे जाकर के आपने फॉर्म फिल किया। आप जहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो, वो तो वेबसाइट का फ्रंट एंड है। लेकिन जब आपने फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक किया, फॉर्म के सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो डेटा आपका है, वो एक सर्वर पे जाएगा। वो बैकएंड के थ्रू एक सर्वर पे जाएगा। तो बैकएंड में यूजर के इनपुट को हैंडल करना, टैब्स को मैनेज करना, विंडोज क्रिएट करना, इस तरह के काम यूआई बैकएंड के अंडर में आते हैं। और फीचर्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, एक फीचर होता है डेटा स्टोरेज। अब डेटा स्टोरेज फीचर्स क्या होता है? आपने कुकीज, कैश, यूजर प्रेफरेंसेस, ये सारे नाम सुने होंगे एक वेब ब्राउजर में। क्या होते हैं ये सारे टर्म्स? सीधा सा इनका डेटा स्टोरेज का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने अपनी आईडी लॉगिन करी, आपसे आपका मोबाइल फ़ोन में भी या फिर लैपटॉप में जब आप आईडी लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे पासवर्ड सेव करने के लिए आपसे पूछा जाता है। अगर आप पासवर्ड सेव करते हैं, तो वो पासवर्ड आपके वेब ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में जाकर के स्टोर हो जाता है। लोकल स्टोरेज में सेव होगा। अब वो स्टोरेज है कहाँ? वो स्टोरेज वेब ब्राउज़र के पास ही है। वेब ब्राउज़र कुकीज़ स्टोर करता है, कैश स्टोर करता है और यूज़र प्रेफ़रेंसेस स्टोर करता है। कुकीज़, कैश और यूज़र प्रेफ़रेंसेस, ये क्या होता है? इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन है। मैंने ये तीनों टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं आगे वाले सेशन में, तो वहाँ पे आपको ये इनकी डेफिनेशंस मिल जाएँगी। ओके, नेक्स्ट वन है सिक्योरिटी कंपोनेंट। सिक्योरिटी कंपोनेंट जो होता है, ये वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब ब्राउज़र का आप यूज़ कर रहे हो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। अब इंटरनेट अगर आप एक्सेस कर रहे हो, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि कोई वेबसाइट ऐसी हो, जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाए, ट्रोजन हॉर्स आ जाए, मालवेयर आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, ऐसी सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए कई सारे सिक्योरिटी कंपोनेंट्स वेब ब्राउज़र में ऐड किए जाते हैं। फिशिंग प्रोटेक्शन होती है, मालवेयर डिटेक्शन होता है, गूगल ब्राउज़र स्कैन करता है जिस भी वेबसाइट को आप ओपन कर रहे हो कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है।
फिर कई सारे ब्राउज़र एक्सटेंशंस होते हैं, ऐड-ऑन्स होते हैं। ये आपके ये एडिशनल फीचर्स होते हैं, ये कोई कंपल्सरी फीचर्स नहीं होते हैं। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। जैसी ज़रूरत होगी वैसा आप एडिशन, ऐड-ऑन या फिर एक्सटेंशन आप अपने ब्राउज़र में लगा सकते हैं। एड ब्लॉक जैसे एक्सटेंशन होते हैं, जेसन फॉर्मेटर होता है, कई अलग-अलग तरह के ऐड-ऑन्स होते हैं। वो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप अपने ब्राउज़र में ऐड करते हैं। दीज़ आर ऐड-ऑन्स, ये कंपल्सरी नहीं है। फिर है ब्राउज़र कैश। कैश मेमोरी क्या होती है कि जिन वेबसाइट्स को आप जिन वेबसाइट्स को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो, उस वेबसाइट से रिलेटेड डेटा डेटा कैसा? उस वेबसाइट की या तो एचटीएमएल और सीएसएस फाइल्स। ये फाइल्स ब्राउज़र अपनी लोकल मेमोरी में स्टोर कर लेता है ताकि आप दोबारा जब उस वेबसाइट पे जाओ, तो पहली बार जब आपने वेबसाइट को ओपन किया था तब उसको लोड होने में टाइम लगा था। लेकिन दूसरी बार अब आप जब उस वेबसाइट को लोड करोगे, ओपन करोगे, तो लोडिंग टाइम फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में कम होगा क्योंकि उस वेबसाइट से रिलेटेड काफ़ी कुछ डेटा ब्राउज़र ने अपने कैश मेमोरी में सेव करके रखा है। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी, किसी वेबसाइट को आप पहली बार ओपन करो, अगर आप उस वेबसाइट को पहली बार ओपन कर रहे हो, तो पहली बार उसको लोड होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन जब उसी सेम वेबसाइट को आप दोबारा लोड करोगे, दोबारा ओपन करते हो, तो वो वेबसाइट पहली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी ओपन हो जाती है, क्योंकि उस वेबसाइट से रिलेटेड काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र की कैश मेमोरी में स्टोर की जाती है। ठीक है। सो ये थे फीचर्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स। नेक्स्ट, एक वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आज हमें ये देखना है कि एक वेब ब्राउज़र किसे कहेंगे और एक सर्च इंजन किसे कहेंगे। तो वेब ब्राउज़र का आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, वेब वेब ब्राउज़र का लिखा है। वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर टू एक्सेस एंड नेविगेट द वेब। वेब को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो वेब पेजेस को रेंडर करता है और डिस्प्ले करता है। एग्ज़ाम्पल क्या है? गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स और ये ओपेरा मिनी, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र के एग्ज़ाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, सर्च इंजन। सर्च इंजन वेब ब्राउज़र का ही एक टूल होता है, जिसका यूज़ करके वेब ब्राउज़र किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करता है इंटरनेट पर। डेफिनेशन देखिए, अ वेब बेस्ड टूल टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। वेब ब्राउज़र जिस टूल का यूज़ करके इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, उस टूल को हम सर्च इंजन कहते हैं। गूगल क्रोम गूगल सर्च इंजन का यूज़ करता है। उसके अलावा भी कई सारे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ होता है बिंग, वाओ, बायडू, डकडकगो, आस्क डॉट कॉम और इस तरह के कई सारे सर्च इंजन्स होते हैं। तो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, इन दोनों टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसका यूज़ करके हम वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सर्च इंजन वेब ब्राउज़र का एक टूल होता है, जिसका यूज़ करके वेब ब्राउज़र इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। ये डिफरेंस सभी को अच्छी तरीके से क्लियर है? अगर सभी को ये क्लियर है, तो एक बार चैट में यस लिख दो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्च इंजन। एक सर्च इंजन के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कई बार पूछा जाता है, वेब क्रॉलर क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, रैंकिंग एल्गोरिदम क्या है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो सर्च इंजन में आती हैं। तो सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन सबसे पहली चीज़ क्या है? सर्च इंजन वेब ब्राउज़र का एक कंपोनेंट है। अब सर्च इंजन भी कई सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि सर्च इंजन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिसका यूज़ करके सर्च इंजन
इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। सबसे पहले चीज़ क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक क्रॉलिंग सॉफ्टवेयर। क्रॉलिंग सॉफ्टवेयर जो होता है इसको क्रॉलर, बॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप क्रॉलर भी कह सकते हो और एक बॉट भी कह सकते हो। ज़िम्मेदारी क्या होती है इसकी? रिस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टमैटिकली ब्राउजिंग द वेब एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब पेजेस। इट आइडेंटिफाइज न्यू एंड अपडेटेड वेब पेजेस। तो वेब क्रॉलर का काम क्या है? सर्च इंजन का जो कंपोनेंट होता है वेब क्रॉलर, ये इंटरनेट पर घूमता रहता है। अलग-अलग तरह की वेबसाइट्स को एक्सेस करेगा, अलग-अलग तरह के वेब पेजेस को देखेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि ये जो वेब पेज है, इस वेब पेज में किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। जो वेब क्रॉलर है पूरे वेब पर घूमता रहता है, तरह-तरह की इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद उसको इंडेक्स में सेव करता है कि यहाँ बीच में आप देखो इंडेक्स क्या है। यहाँ पे अगर एक डायग्राम देख पा रहे हो तो ये देखो ये वेब क्रॉलर है। वेब क्रॉलर अलग-अलग तरह की वेबसाइट्स को जाकर के घूमता है, अलग-अलग वेबसाइट्स के पास जाएगा। ये ट्रैवलर होता है, इसको बड़ा मज़ा आता है घूमने में, नए-नए लोगों से मिलने में और उनके बारे में जानने में। ये हर जगह जाएगा, हर एक वेब पेज को एक्सेस करेगा, कई तरह के जितने कर सकता है और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनका मेटा डेटा उठा के लाएगा और उसको आकर के इंडेक्स में स्टोर कर देगा। अब इंडेक्स क्या होता है? स्टोर्स एंड ऑर्गनाइज़ द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द क्रॉलिंग प्रोसेस। क्रॉलिंग प्रोसेस के टाइम पे क्रॉलर ने जो-जो इन्फॉर्मेशन को सर्च किया, उस इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर एक डेटाबेस में स्टोर किया जाता है ताकि जब हम किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सर्च करें, तो हमको वो आसानी से मिल जाए। फिर क्या आता है? रैंकिंग एल्गोरिदम। रैंकिंग एल्गोरिदम का मतलब होता है मान लो वेब क्रॉलर ने एजुकेशन से रिलेटेड 50 वेबसाइट्स को सर्च किया। वेब क्रॉलर का आज का मिशन था कि उसे एजुकेशन से रिलेटेड 50 वेबसाइट्स को ढूँढना है। तो वो 50 वेबसाइट्स को ढूँढ तो लाया, लेकिन अब उनमें से बेस्ट कौन-सी है? नंबर 1 पे किसको रखा जाएगा, नंबर 2 पे किसको रखा जाएगा, नंबर 3 पे किसको रखा जाएगा, नंबर 4 पे किसको रखा जाएगा। इस तरीके से ये जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर किस तरीके से लगाया जाएगा, ये लगाया जाता है रैंकिंग एल्गोरिदम के द्वारा। जो रैंकिंग एल्गोरिदम होती है, इसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वेब क्रॉलर जितनी भी वेबसाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाया है, उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना। अब रैंकिंग की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। अगर आप कभी भी सर्च करेंगे बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन आगरा फॉर वेब डिजाइनिंग, तो जिसकी भी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होगी, जिसकी भी वेबसाइट का जिस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ अच्छा होगा, उस वेबसाइट का यूआरएल आपको सबसे पहले नंबर पे दिखाई देगा। और एक यूजर टेंडेंसी होती है, आपने भी अपने में भी नोटिस किया होगा। अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन को सर्च किया, आपने गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपने कोई इन्फॉर्मेशन सर्च की, सर्च करने के बाद में कई सारे लिंक्स आपके सामने आ जाते हैं। उनमें से ज़्यादातर आपको जो सबसे पहला लिंक दिखाई देता है, मोस्ट ऑफ द यूज़र्स उस पहले लिंक को यूज़ करते हैं डेटा एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहला जो लिंक आता है, वो वही लिंक आता है जिसकी रैंकिंग सबसे अच्छी होती है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट सबसे पहले नंबर पे लानी है, तो उसके लिए आपके वेबसाइट की रैंकिंग, आपके वेबसाइट की एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स सर्च क्वेरी प्रोसेसर। सर्च क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है? सर्च क्वेरी प्रोसेसर एनालाइजेस एंड इंटरप्रेट्स क्वेरीज टू अंडरस्टैंड द इंटेंट एंड डिलीवर रिलेवेंट सर्च रिजल्ट्स। क्या मतलब है इसका? गूगल क्रोम के वेब ब्राउज़र को जब आप यूज़ कर रहे हो, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, उसके सर्च वाले पार्ट में, सर्च बट टैब में आपने कोई चीज़ लिखी। आपने जो भी चीज़ लिखी, वो आपकी एक सर्च क्वेरी है। वो आपका एक क्वेश्चन है कि आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए है। आपकी उस क्वेरी को प्रोसेस करने वाला सॉफ्टवेयर होता है सर्च क्वेरी प्रोसेसर। सर्च क्वेरी प्रोसेसर आपकी जो भी आपने लिखा है सर्च बॉक्स में, उसको एनालाइज़ करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि जो यूज़र ने लिखा है,
वो किस डेटा को, वो किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहा है, उसको आखिर चाहिए क्या है, वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद में आपको सही रिजल्ट्स डिस्प्ले करता है। कैशिंग सिस्टम क्या होता है? कैशिंग फिर से वही क्या करता है? स्टोर कॉपीज ऑफ फ्रीक्वेंटली एक्सेस वेब पेजेस और सर्च रिजल्ट्स टू improve रिस्पॉन्स टाइम एंड रिड्यूस सर्वर लोड। कैशिंग सिस्टम क्या करता है? आप जिस चीज को फ्रीक्वेंटली सर्च करते हैं, आपने किसी टॉपिक के बारे में, मान लीजिए आपका एग्जाम आने वाला है, आप उस एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में दिन में 10 बार गूगल क्रोम पे सर्च कर रहे हो, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को सर्च इंजन अपने कैश मेमोरी में रख लेता है, ताकि अगली बार जब आप इस चीज को सर्च करने जाओ तो इससे रिलेटेड और ज्यादा इंफॉर्मेशन वो आपको दे सके। इससे सर्वर पे एक तो लोड कम होगा, सर्च क्वेरी प्रोसेसर पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, और आपको भी अच्छे अच्छे सजेशंस अपने लिए मिल सकेंगे। फिर उसके बाद एक टर्म आता है मेटा सर्च इंजन। अभी आपने सर्च इंजन के बारे में पढ़ा। सर्च इंजन बहुत सारे काम कर रहा है। सर्च इंजन के पास एक खुद का वेब क्रॉलर है। वो वेब क्रॉलर तरह तरह की वेबसाइट्स के पास जा रहा है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन किस रिलेटेड है उसको देख रहा है, एंड फिर उसके बाद वो सभी वेबसाइट्स के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहा है कि ये किस बारे में है। लेकिन मेटा सर्च इंजन क्या है? मेटा सर्च इंजन भी सर्च इंजन की ही तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा सा आलसी होता है। ये ढूंढने वाला काम नहीं करता, इसके पास अपना कोई क्रॉलर नहीं है। मेटा सर्च इंजन क्या करेगा? सर्च इंजन ने जितनी मेहनत करी है वेबसाइट के डेटा को सर्च करने में, ये सीधा उन सभी के डेटाबेस को देखेगा, उनके इंडेक्स को देखेगा, और जो भी हम सर्च करेंगे उससे रिलेटेड हमको रिजल्ट्स दे देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक मेटा सर्च इंजन है। मेटा सर्च इंजन में हम जो भी क्वेरी देंगे, जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे वहां पे, ये वो क्वेश्चन सीधा जाकर के गूगल के सर्च इंजन से पूछेगा, बिंग के सर्च इंजन से पूछेगा, और अलग अलग, और ये आपके एक क्वेश्चन को अलग अलग सर्च इंजन्स के इंडेक्स में, सर्च इंजन्स के डेटाबेस में सर्च करेगा, और उन सब से जो कंबाइंड होकर के एक फाइनल सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा, वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। डेफिनेशन देख लीजिए। ए मेटा सर्च इंजन इज अ सर्च टूल that aggregates results from multiple search engines and present them in a unified list। ये अलग अलग सर्च इंजन्स के डेटा को उठा के लाएगा और आपके सामने एक पूरी लिस्ट बना करके दे देगा। इसका खुद का कोई डेटाबेस नहीं होता है, ये दूसरे सर्च इंजन्स के डेटा को लेकर आता है। एग्जाम्पल क्या है मेटा सर्च इंजन के? मोस्ट फेमस है डॉगपाइल और मेटा क्रॉलर। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ तक सभी को सारी चीजें अगर क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस राहुल, यू हैव रेज्ड हैंड। कोई डाउट है आपको? राहुल, आपको जो भी डाउट है पूछ सकते हैं आप। ओके, सो आई थिंक यू हैव नो डाउट। हम आगे, व्हाट इज बीइंग वर्ल्ड वाइड और इंटरनेट के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखिए, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मिलियंस ऑफ पब्लिक, प्राइवेट, academic, business, and government networks. It is an infrastructure that allows various types of data, including emails, files, media, to transmit it globally. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की फुल फॉर्म जैसा कि हमने शुरुआत में देखी थी, इंटरनेट दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का सीधा सा मतलब है दुनिया भर में जितने भी छोटे बड़े जितने भी नेटवर्क्स हैं,
उन सभी नेटवर्क्स को मिला करके आपस में कनेक्ट करके जो एक ग्लोबल नेटवर्क बना है, दैट ग्लोबल नेटवर्क इज रेफर्ड एज इंटरनेट। इसका यूज करके आप ईमेल, फाइल, मीडिया, रिसोर्सेज और तमाम सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। वेयर एज वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे सिंपली डब्ल्यू या वेब के नाम से भी जानते हैं, ये एक सिस्टम है इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज का, जो हाइपरलिंक्स और यूआरएल्स का यूज करके आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का, यहाँ पे सारे के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, आपका कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन, वाईफाई और सारी की सारी चीजें जो कनेक्ट हैं आपस में, वो सब इंटरनेट के अंडर आएंगी। लेकिन इंटरनेट पे मिलने वाली इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपस में एक दूसरे से यूआरएल्स और हाइपरलिंक्स का यूज करके जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आती है। ये सबसेट होता है इंटरनेट का, और वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। आई होप ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, और इसमें आप दोबारा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। 2 टर्म्स बहुत यूज़ होते हैं, दैट इज़ आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की क्या फुल फॉर्म होती है, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए। आईपी एड्रेस की क्या फुल फॉर्म है और मैक एड्रेस की क्या फुल फॉर्म है? Yes, IP stands for Internet Protocol Address. And what is MAC address? Yes, Media Access Control. मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब ये मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस क्या होता है? डेफिनेशन देखो इसकी। मैक एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है, वो सॉरी, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसका यूज किया जाता है जब भी कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होगा, तब उस इंटरनेट में, उस नेटवर्क में, उस डिवाइस को पहचानने के लिए, लोकेट करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज होता है। जबकि मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है जो हार्ड रिटन होता है कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पे। आईपी एड्रेस तो एक लॉजिकल एड्रेस होगा, ये तभी यूज होगा जब आपके कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क में कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन मैक एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर पे, जो आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा जो भी, उसका एक अपना खुद का फिजिकल एड्रेस होगा, जो परमानेंट होगा, कभी चेंज नहीं होगा। आपके कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप में जितने भी एनआईसीज होंगे, चाहे वो आपका ब्लूटूथ कार्ड हो, चाहे वो आपका वाईफाई कार्ड हो, चाहे वो आपका ईथरनेट कार्ड हो, हर एक एनआईसी का अपना खुद का एक मैक एड्रेस होता है, जो परमानेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही दे दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है, और वो चेंज नहीं हो सकता। ओके, किस लेयर में काम करता है? सो ओएसआई मॉडल के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा सा एक बस है कि ओएसआई की नेटवर्क लेयर में, यानी कि जो थर्ड लेयर होती है, उसमें आईपी एड्रेस होता है, और ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर जो डेटा लिंक लेयर होती है, उसमें मैक एड्रेस डिफाइन होता है। यूनिकनेस क्या होती है इनकी? आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस डायनेमिक होता है और समय के साथ चेंज होता रहता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में जाकर के, मोबाइल फ़ोन की इन्फॉर्मेशन में जाकर, आप अपने फ़ोन का आईपी एड्रेस चेक करना आज। आज अपने मोबाइल फ़ोन का आईपी एड्रेस आप चेक करना, अगर आप वाईफ़ाई से कनेक्टेड हैं, और उसको नोट कर लेना। फिर उसको कल या परसों दोबारा से ओपन करके देखना, फिर चेक करना। वो आईपी एड्रेस आपको चेंज मिलेगा, क्योंकि आपका वाईफ़ाई राउटर
आपको डायनेमिक आईपी असाइन करता है कई सारे आईपीज़ के पूल में से। उसके पास कई सारे आईपी एड्रेसेस होते हैं। आज आपको वो कोई आईपी एड्रेस देगा, कल आपको वो कोई और आईपी एड्रेस देगा। तो जो डीएचसीपी होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डीएचसीपी के बारे कई अलग-अलग तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होंगे इंटरनेट में, उनके बारे में इस चैप्टर के एंडिंग में हम देखेंगे। टीसीपी/आईपी क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है, एफटीपी क्या है, डीएचसीपी क्या है। ये सारे प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट जो यूज़ होते हैं इंटरनेट में, उनको हम देखेंगे। तो आपका जो आईपी एड्रेस है, सीधा-सा ये है कि वो यूनिक अभी के लिए तो है आपके पास, लेकिन वो कल आपके पास हो या ना हो, डज़न्ट मैटर। और जो सेम आईपी एड्रेस अभी आपका है, पॉसिबल है कि किसी और नेटवर्क में आपके जैसा आईपी एड्रेस किसी का हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। पर मैक एड्रेस जो होगा, वो कांस्टेंट होगा। एक तो पहली चीज़, वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं हो सकता और वो हार्ड कोड होता है नेटवर्क इंटरफ़ेस पर और ये यूनिक होता है। हर एक डिवाइस का, हर एक एनआईसी का अपना खुद का एक मैक एड्रेस होगा। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखें, पर्पस किस लिए यूज़ होता है। डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में अगर आपको किसी दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, उसके लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सेम नेटवर्क में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको आईपी एड्रेस की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी, जितनी ज़रूरत आपको मैक एड्रेस की पड़ेगी। अगर आप कम्युनिकेशन डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कर रहे हैं, फॉर दैट पर्पस आईपी एड्रेस विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप सेम लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फॉर दैट पर्पस मैक एड्रेस विल बी रिक्वायर्ड। कहाँ पे यूज़ होता है? ये इंटर नेटवर्क लेवल पे यूज़ होता है और राउटर्स के बीच कम्युनिकेशन में इसको यूज़ किया जाता है। और मैक एड्रेस जो होता है, मैक एड्रेस लोकल नेटवर्क्स में ही काम करता है और ये राउटर्स के थ्रू ट्रैवर्स नहीं करता। एग्ज़ाम्पल देख लो आईपी एड्रेस किस तरीके से लिखा जाता है। एक एग्ज़ाम्पल है आईपी एड्रेस एड्रेस का। आईपी एड्रेस के 2 वर्ज़न होते हैं, आईपी वर्ज़न 4 और आईपी वर्ज़न 6। आज के टाइम में मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला है आईपी वर्ज़न 4। वर्ज़न 6 पे ट्रांज़िट कर रहे हैं और यूज़ अभी भी हो रहा है। आईपी वर्ज़न 4 का एग्ज़ाम्पल है 192.168.1.1। ये 4 डिजिट्स आपको मिलेंगे डॉट से सेपरेटेड। आईपी वर्ज़न 6, इसमें आपको 8 अलग-अलग तरह के डिजिट्स मिलेंगे और सारे के सारे सेमीकोलन से सेपरेटेड होते हैं। मैक एड्रेस जो है, मैक एड्रेस का फॉर्मेट किस तरीके का होता है, ये देखिए यहाँ पे सेमीकोलन से सेपरेटेड होते हैं या फिर डैश से सेपरेटेड होते हैं और टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। आईपी वर्ज़न 4 में 4 ग्रुप्स होते हैं, आईपी वर्ज़न 6 में 8 ग्रुप्स होते हैं और मैक एड्रेस में 6 ग्रुप्स होते हैं। वो 6 के 6 ग्रुप्स अगर मैक एड्रेस में कॉलन से सेपरेटेड है, उसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट और अगर वो डैश से सेपरेटेड है, तो उन्हें कहते हैं हाइफेनेटेड फॉर्मेट। ओके, सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू।